कैसे कैसे क्या क्या एंट्रीज होगा, क्या क्या चीजें होगी, बहुत सिंपल है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले कि पेरोल में होता क्या क्या चीज है ना, पेरोल में क्या क्या चीज होता है वो सब हम लोग देखेंगे। तो पेरोल बेसिकली कंपनी लेवल पे एक जो आपका एम्प्लॉयज रहते हैं, तो जितने सारे भी एम्प्लॉयज हैं उनका जो भी सैलरीज बनता है कैलकुलेट होता है, तो उस पे जो भी ग्रॉस सैलरी है, बेसिक सैलरी, ट्रैवलिंग अलाउंस और अदर अलाउंस मिला कर ग्रॉस सैलरी बनता है। उसके बाद वो डिडक्शन होता है, चाहे पीएफ हो, ईएसआई हो, है ना, प्रोफेशनल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, डिडक्ट होकर के जो नेट सैलरी मिलता है, तो उसको हम लोग कैसे जो है टैली में बनाते हैं और टैली में कैसे मेंटेन करेंगे, इसी का नाम आपका पेरोल है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे आगे चल करके कैसे कैसे क्या चीजें हैं पेरोल का। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इसमें आपको पूरा का पूरा रिपोर्ट वाइज जो है दिखेगा कि उसका नेट सैलरी कितना बन रहा है, कितना कट रहा है, प्रोडक्शन अगर कहीं पे है तो आवरली उसका ओवर टाइम दियाता है ना, तो उसको भी हम लोग बना सकते हैं। किसी का प्रोफेशनल टैक्स कट रहा है उसको भी देखेंगे, किसी का ईएसआई कट रहा है उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या चीजें हैं, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग एक एक करके देखेंगे। बाकी थोड़ा 2 मिनट और रुकेंगे, बाकी लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो देखिए कैसे कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप एक कंपनी बनाइएगा। देखिए हम बनाए आपके लिए कंपनी, तो एक कंपनी हम लोग बनाए हैं। अब इस कंपनी में सबसे पहला काम होगा सिर्फ और सिर्फ पेरोल के लिए। आप यहाँ पे जैसे कंपनी हम लोग क्रिएट करेंगे, हम अल्टा करके दिखा रहे हैं, ये कंपनी है मेरा, गुजरात बेस्ड कंपनी है। ठीक है, पिन नंबर्स वगैरह सब हम दे दिए, फिनेंशियल ईयर्स वगैरह सारा कुछ डाल देते हैं, डाल करके उसके बाद हम F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो भी डिटेल्स दिख रहा है उसमें हमको पेरोल डिटेल दिख रहा है, ये दो डिटेल दिख रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है मेंटेन पेरोल। ठीक है, तो मेंटेन पेरोल को हम लोग सबसे पहले यस करेंगे। उसके बाद ये जो सेकंड जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इनेबल पेरोल स्टैटरी, तो इनेबल पेरोल स्टैटरी कहने का मतलब है इसको भी हम लोग एक बार यस करेंगे। जैसे हम लोग पेरोल स्टैटरी डिटेल्स को यस करेंगे, जैसे हम लोग का जीएसटी का स्टैटरी डिटेल डालते थे, टीडीएस का डालते थे, टीसीएस का डालते थे, वैसे पेरोल का भी स्टैटरी डिटेल्स को डालेंगे। अब यहाँ पे प्रोविडेंट फंड आपको दिख रहा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस दिख रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम दिख रहा है, इनकम टैक्स दिख रहा है। तो ये सारा जो स्लैब दिख रहा है इसमें जो जो भी चीजें रहेंगी उसको हम लोग डालेंगे, है ना। जैसे प्रोविडेंट फंड जो मेरा कटता है, पीएफ कटता है, तो कंपनी का कोड होता है, उसमें कंपनी का अकाउंट ग्रुप कोड होता है, सिक्योरिटी कोड होता है। उसी तरह से ईएसआई के लिए आपका एम्प्लॉय कोड होता है, ईएसआई ब्रांच ऑफिस होता है, उसी ब्रांच ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। तो डिस्पेंसरी भी आपको ये अलॉट करके देता है, उसमें आपका इलाज होगा। स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ क्या होता है, यहाँ पे 30 हम लोग मान करके चलते हैं, यहाँ पे आपको डालना जरूरी है। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अगर कोई रजिस्टर्ड है तो वो जो है उसका कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसका ब्रांच ऑफिस का नंबर मिलेगा। अगर किसी का इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग को दिखना पड़ेगा कि उसका टैन नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद डिडक्टर टाइप काटने वाला अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट एंटिटी जो गवर्नमेंट करेंगे, अदरवाइज पे अदर है तो अदर करेंगे। ठीक है, उसका ब्रांच या डिवीजन कौन सा होगा, कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका डेजिग्नेशन क्या, उसका पैन नंबर, ये सारी चीजें हम लोग इस कैटेगरी में डालेंगे, जो जो भी रिक्वायर्ड डिटेल रहेगी। क्लियर है, ये पूरा का पूरा डिटेल्स आप डालिएगा जब आप कंपनी में किसी का कॉन्फ़िगर कीजिएगा। क्वेश्चन में इतना डिटेल नहीं डालने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे 30 डेज वर्किंग जरूर डालिएगा। तो यहाँ तक क्लियर है आपको क्या क्या चीजें कॉन्फ़िगर करनी है? यस सर। अब जैसे ही हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं, आप देखिएगा कि यहाँ जो क्रिएट है, क्रिएट में देखिए पेरोल मास्टर्स जो भी आपका रहेगा वो सब एक्टिव हो जाएगा, है ना। अब पेरोल मास्टर्स में एम्प्लॉय ग्रुप्स है, एम्प्लॉयज है, यूनिट है, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप है, पे हेड्स है,
पेरोल वाउचर टाइप से, तो ये सारी चीजें जो है आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ये जैसे ही हम लोग वहाँ पे करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आप देखिए कि आपका एक कंपनी है, कंपनी को आप सेगमेंट में बांट सकते हैं कि मेरा अकाउंट सेक्शन है कंपनी में मेरा एचआर डिपार्टमेंट्स है, कंपनी में मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग है, कंपनी में मेरा सर्विस डिपार्टमेंट है, कंपनी में मेरा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से आप एम्प्लॉयज का ग्रुप बना सकते हैं कि मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है ये, है ना, एक मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग का है, एक मेरा सर्विसेज का है, एक फिनांस देखता है, एक एचआर देखता है, एक अकाउंट्स देखता है। इस तरह से आप जितना चाहे उतना ग्रुप बना सकते हो। सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉयज का ग्रुप बनाएंगे, जैसे स्टॉक ग्रुप बनाते हैं लाइक एम्प्लॉयज का ग्रुप। यहाँ पे देखिए 2 ही ग्रुप है मेरे पास, है ना, अकाउंट्स का है 2 बना रहे हैं हम, आप कितना भी बना सकते हैं। एक सेल्स एंड मार्केटिंग है, अंडर प्राइमरी में रख करके हम लोग इसको एक्सेप्ट करें। क्लियर है यहाँ तक? हेलो हेलो, क्लियर सर? अब जैसे हम बता रहे थे, सॉरी एक चीज बताना भूल गए, यूनिट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट आप बना लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड में क्या होता है, मान लीजिए कहीं पे फैक्ट्री है, तो फैक्ट्रीज में क्या होता है कि आपका जो भी ओटी होता है, ओटी मतलब होता है ओवर टाइम, ओटी मतलब क्या होता है, ओवर टाइम। ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट होता है? उसका कैलकुलेशन मेथड क्या है, कोई जानता है, कोई बताना चाहेगा? हेलो हेलो। हाँ, यस सर। ओवर टाइम क्या होता है, ओवर टाइम कैसे, अरे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, यू आर ऑल द सीनियर रिसोर्सेज, सो आई कैन एक्सपेक्ट सम आंसर्स फ्रॉम योर साइड। ना सर, हेलो। हाँ जी शशि। हाँ सर, को ओवर टाइम जो वर्क करता है ना, सपोज कीजिए कि 8 घंटा का वर्किंग आवर रहता है, हाँ 10 घंटा करता है, तो उसे ओवर टाइम में ही करते हैं सर, कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इसके लिए ठीक कौन है, बनाना वही पड़ेगा? क्वेश्चन है कि उसका यूनिट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो मिनट बताइए। मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, उसका आवर्स भी हो सकता है। ओके, बेसिकली क्या होता है कि आवरली कैलकुलेट होता है, ठीक है, घंटे भी दे जाता है। बताते हैं, हम कंपाउंड यूनिट जब पढ़ा रहे थे तो हम एक आपको बताए थे आवर और मिनट करके, जी उसमें आप ये कंसेप्ट बताए थे कि मान के चलिए कहीं पे ओवर टाइम हो रहा है, अब वहां पे ओवर टाइम ओटी का जो पेमेंट होता है वो आपको आवरली पेमेंट किया जाता है। क्लियर है? अब क्या है कि मान लीजिए हम एक बंदा है, अब हम चले गए काम करने के लिए, आज 2 घंटा काम किए, ठीक है, अब घंटा देख करके तो काम करेंगे नहीं, हो सकता है कल 2 घंटा 10 मिनट किए, 2 घंटा 20 मिनट किए, 2 घंटा 30 मिनट किए, तो आवरली वाला तो हम एक यूनिट बना करके सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो मिनट है, अगर 20-20 मिनट 10-10 मिनट करके भी अगर मेरा एक दिन का हो रहा है, तो मेरा उसको भी तो आवर में जाएगा ना, वो तो मेरा बच जाएगा, उसका भी तो पैसा है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड यूनिट बनाते हैं, ठीक है, वो हम आपको बताए थे, फिर बता देंगे आपको कंपाउंड यूनिट कैसे बनाते हैं। पता है ना आवर और मिनट का कैसे बनाएंगे, कि बताना पड़ेगा? पता है सर, बन जाएगा। बाकी लोग? बन जाएगा। चलिए, तो आवर और मिनट जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे यूनिट बना हुआ है, आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए आवर में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 1 दिया हुआ है ना, क्योंकि इसको हम लोग मिनट में भी हम लोग कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। उसके बाद हम लोग एम्प्लॉय ग्रुप बना लिए। अब उसके बाद हम लोग बनाएंगे एम्प्लॉयज, ठीक है, जैसे हम आपके लिए बनाए हैं, ये एम्प्लॉयज है, तो ये एम्प्लॉय का नाम है। अब 2 मेरा था, अकाउंट था, सेल्स और मार्केटिंग था, आप कितना भी बना सकते हैं, एचआर हो, फाइनेंस हो, सर्विस हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे जो अल्पेश पटेल है वो सेल्स एंड मार्केटिंग के अंडर में है, के डिपार्टमेंट से है, तो इनका एम्प्लॉय ग्रुप क्या होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग। अब यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको दिख रहा होगा 1 अप्रैल 2019, ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये भी डालना पड़ता है,
क्लियर है? उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन आपको डालना पड़ता है, एम्प्लॉय का नंबर है, डेजिग्नेशन है, फंक्शन में क्या डालेंगे बताइए? उसका रोल क्या है? हाँ उसका रोल क्या है उसके हाँ लिए? रोल हाँ रोल, जो रोल होता है मैनेजर है, मैनेजर करता क्या है, ठीक है। लोकेशन डालेंगे, जेंडर में मेल फीमेल जो रहेगा डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे फादर्स मदर्स नेम, अगर शादीशुदा स्पाउस नेम, सारी डिटेल डालेंगे। फिर यहाँ पे आपको आ रहा है प्रोवाइड बैंक डिटेल करके एक ऑप्शन आता है, इसको यस करेंगे। और यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड, ब्रांच नेम, ये सारा चीज डालेंगे। अब यहाँ पे एप्लीकेबल करके आ रहा है, एप्लीकेबल टैक्स रिडीम करके आ रहा है ऑप्शन, तो इसमें रेगुलर टैक्स रिडीम करके डालेंगे, रेगुलर टैक्स जा रहा है मेरा, ठीक है। इनकम टैक्स नंबर जो पैन नंबर होता है वो डालेंगे या आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पर एक होता है UAN नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये क्या होता है बताइए? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर किसी को आइडिया है? हेलो हेलो हेलो, यस सर। क्या होता है, कुछ आइडिया है? सर 12 डिजिट का एक नंबर होता है, हाँ 12 डिजिट का एक नंबर होता है सर। गुड। और कुछ और जानकारी देना चाहेंगे? सिर्फ शशि ही बोलता है, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए। देखिए बेसिकली क्या होता है, यूएन नंबर होता है, एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। जैसे हम लोग का पैन हर जगह चलता है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर हो गया हमारा, उसी तरह से जब हम लोग पीएफ में एनरोलमेंट करवाते हैं, मान के चलिए कहानी समझिए, मान के चलिए आप इस कंपनी में आए, अब आपका पीएफ कटने लगा, ठीक है। अभी कंपनियां आप छोड़ दिए, कल के डेट में झड़क गया तो कंपनियां छोड़ दिए। जब कंपनियां छोड़ दिए तो आपका जो भी पीएफ नंबर है, ठीक है ना, पीएफ तो फिर से आप दूसरा कंपनी ज्वाइन कीजिएगा, तो ये जो यूएएन नंबर है ना, इसी के थ्रू वहां फिर कंटिन्यू हो जाएगा आपका। तो समझिए ये आत्मा है, पीएफ का आत्मा, ठीक है। कंपनी क्या हो गया, शरीर है ना। आत्मा क्या करता है, शरीर बदलता है, तो वही यूएएन नंबर क्या आत्मा है। तो फिर यही यूएएन नंबर से आपका वहां से फिर पीएफ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो ड्रॉप नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? आ रहा है आपको समझ में? हाँ फिजिकल भी देखिए, तो जो फिजिकल है फिजिकल भी देखिए, क्योंकि आप लोग को ज्यादा ये क्लियर है, बाकी लोग यस सर, क्लियर है इसको सर, जारी क्लियर। कौन, इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है जो मिनिस्ट्री है, तो जो मिनिस्ट्री है लेबर डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, ये इसको जारी करता है। जितने भी जो एम्प्लॉयज है वो अपॉइंटेड होते हैं, जिसका भी जनरेशन होता है एम्प्लॉयज जो प्रोविडेंट फंड है ईपीएफओ के अंतर्गत, तो ये लोग जो है उनको यूएन नंबर मिलता है, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पर दिख रहे हैं आप, तो आपका पीएफ अकाउंट नंबर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना। अब ये प्रान नंबर क्या है, कोई बताएगा व्हाट इज प्रान नंबर? शशि को छोड़ के, शशि बताते हैं, बाकी को छोड़ के। जल्दी, प्रान नंबर का मतलब होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। ये भी एक आपका न्यूमेरिक कोड होता है, जैसे हम लोग बता रहे थे, ये भी 12 डिजिट का न्यूमेरिक कोड होता है। तो जो भी पर्सन एनपीएस के अंदर, एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो है, जो भी कंपनी एनलिस्टेड रहती है, बहुत सारी कंपनी एनलिस्टेड नहीं रहती है, बहुत सी कंपनी एनलिस्टेड रहती है, कि पीएफ भी देगी और एनपीएस की फैसिलिटी भी देती है, मतलब उसको एनरोलमेंट करवाती है अपने एम्प्लॉइज को नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत। तो उन लोगों को क्या जारी किया जाता है, एक प्राण नंबर जारी किया जाता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। और ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि सेक्शन ए में आपका क्वेश्चंस काफी ज्यादा जो है ये सबसे आता है ना, तो उसको ध्यान में रखें।
तो प्राण नंबर ये होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये कंपनी जो है, जो भी नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर एनरोलमेंट होता है जिस भी कंपनी का, वो अपने एम्प्लॉइज को प्राण नंबर दिलवाती है ताकि रिटायरमेंट के बाद उसको कुछ अमाउंट मिले, है ना। ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। ओके, अब यहाँ से ESI नंबर आप देख रहे हैं, ESI का एक नंबर मिलता है। अब ये चीज बताइए आप हमको कि ESI के बारे में कुछ जानकारी, कि ESIC जो होता है उसका लिमिट क्या है? सबसे पहले तो ESIC का मतलब समझ रहे हैं क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो सर ये जो किसने बताया? शशि क्या? शशि गोप जी। हाँ, रेवोल्यूशन। हाँ शशि बताइए क्या होता है, थोड़ा बताइए, बाकी लोग भी जानेंगे। देखिए शशि अभी कुछ बता रहे हैं, बाकी लोग भी सीखिए, बताइए शशि। सर ये जो नंबर्स बोल रहे हैं, क्या चीज का नंबर? ESI नंबर क्या इसमें अमाउंट है या एम्प्लॉय नंबर? क्या है ओवरऑल, क्या जानकारी है आपको ESIC के बारे में, वो बताइए। क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, क्या फैसिलिटी? ESI एक हम लोग का एक मेडिकल है, ठीक है। कोई भी अगर कुछ हो जाता है तो उसमें मेडिकल हम लोग को मिलता है, उसके लिए ESI होता है। गुड गुड, वेरी गुड। बाकी लोग, शशि दीपाली से कुछ बताना चाहेंगे? जया, RS कंप्यूटर, एनी आइडिया यू हैव अबाउट ESIC? नो सर, नो सर। तो ESIC जो है एक स्कीम है, ठीक है। जितने सारे भी जो राज्य के कर्मचारी है ना, कर्मचारी का एक तरह से बोला जाए तो एक स्कीम्स है जो एक तरह से सामाजिक और आर्थिक जो है, सोशल एंड इकोनॉमिक जो है प्रोटेक्शन कवरेज जो है एक तरह से प्लान, मतलब एक तरह से मिलता है उनको। तो क्या है कि इसके तहत क्या शामिल किया गया है कि इसको शामिल करने का कारण ये था कि जो भी श्रमिक है ना, जो भी श्रमिक है जो या फिर जो भी एम्प्लॉइज है, तो उनको सोशली इकोनॉमिकली एक सुरक्षा दी जाए, एक सुरक्षा कवच दी जाए उनको, उनके आश्रितों को। इसमें बहुत सारी चीजें होते हैं, हम ज्यादा ब्रीफ करके अभी नहीं बता सकते, और भी थोड़ा चीजें बताएं, लेकिन शॉर्ट में 3-4 चीजें बताते हैं। किसी भी बंदे का सैलरी अगर ग्रॉस सैलरी 21,000 से नीचे है, देन ही विल बी एलिजिबल फॉर ESIC। अगर आपका सैलरी 21,000 से ऊपर चला जाता है तो आपका ESIC फैसिलिटी क्या होगा? बंद हो जाएगा। फिर आपको जो मेडिकल से गवर्नमेंट में अलाउ मिलता है, लेकिन ESIC फैसिलिटी से आप हट जाएंगे। सर कितना से कितना है सर? सर 21,000 मैक्सिमम, और मिनिमम कितना है सर? मिनिमम आपका कितना में भी स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर इसमें मिनिमम भी होगा ना सर इसमें? नहीं, मिनिमम कुछ नहीं है। मिनिमम कुछ नहीं है। नो क्राइटेरिया फॉर मिनिमम, ठीक है। किसी को अगर कंपनी पे किसी को कंपनी अगर 8,000 सैलरी, देखिए ये सब कंपनी पे डिपेंड, कंपनी उसको देना चाहती है या नहीं देना चाहती, कंपनी ESIC एनरोलमेंट है या नहीं। देखिए बहुत सारा लॉजिक से बताते हैं। अभी जैसे हम लोग का कंपनी ESIC रजिस्टर्ड है, ठीक है, रजिस्टर्ड है, तो ESIC देगी। अब मान लीजिए चलिए कि हम दूसरे कंपनी में जाते हैं, ESIC रजिस्टर्ड नहीं है, टाइप नहीं है उसका, तो नहीं देगी, सिर्फ PF देगी। अब मैं चाहे मैं 10,000 सैलरी रहे चाहे 8,000 सैलरी, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर कंपनी रजिस्टर्ड है ESIC में तो वो अपने एम्प्लॉइज को देगी, चाहे उसका 8,000 सैलरी हो चाहे 10,000 सैलरी हो। क्लियर है? चाहे 5,000 हो। आ रहा है समझ में? समझ गया। अब पानी पी लेते भाई, तक गया। लेकिन मैक्सिमम क्राइटेरिया है कि अगर 21,000 से ऊपर चला जाएगा तो ESIC फैसिलिटी नहीं मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, आगे बढ़े शशि। हाँ सर बढ़िए। तो अब ESIC में होता क्या चीज है? ESIC में क्या होता है कि आपको एक सुरक्षा कवच मिलता है। हर एक स्टेट में आपको हॉस्पिटल रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में आप जाइए और जाकर के आपको कुछ भी होता है आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट वगैरह आपको मिलेगा। ऑपरेशंस का खर्च भी वहन करती है ESIC। उसके अलावा ESIC का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया
या किसी कारणवश आप एडमिट हैं, आपका इलाज चल रहा है, तो जो 50%, ठीक है, जो सैलरी है, जैसे मान लीजिए आप 15 दिन एडमिट रहे, आप हॉस्पिटल में रहे, तो 15 दिन का जो भी आपका सैलरी होगा उसका 50% जो है ESIC वहन करेगी, ESIC वो आपको देगी, ठीक है, रिम्बर्समेंट। तो ये सबसे बड़ा क्या है आपके लिए बेनिफिट है, तो इसीलिए ESIC जरूरी है, ESIC करवाना चाहिए। हाँ, मेरा नहीं है, हंसो मत तुम यहाँ बैठे। हाँ, क्लियर है? तो क्या होता है, आपका रिस्क कवरेज कम हो जाता है ना, क्लियर है? उसके अलावा अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके आश्रितों को कुछ अमाउंट भी जो है ESIC का जो भी नॉर्म्स है उसके तहत दिया जाता है, तो एक तरह से आपके लिए सुरक्षा कवच है, ठीक है। अब यहाँ पे ESIC का डिस्पेंसरी नेम है, तो जहां भी आपको डिस्पेंसरी नेम अलाउट होगा, जैसे रांची में 3-4 जगह पे है, तो आपको जहाँ पे अलाउट होगा, कांके में है, नामकुम में है, तो आपको जहाँ पे अलाउट होगा वहीं पे जाकर के आपको इलाज कराना। क्लियर हो गया भाई? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। ठीक है। अब देखिए उसको नहीं मिल रहा था ESIC, किसको मिल रहा है ESIC? उसका सैलरी हो सकता है ज्यादा हो, इसीलिए उसको ESIC नहीं मिल रहा था, इसको मिल रहा है। ESIC का नंबर भी है इसका। इस तरह से आप जितना चाहें हेड बना सकते हैं, मतलब ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप के अंदर जितना एम्प्लॉइज है सब कुछ उसके अंदर डाल सकते हैं, क्लियर है? अब यहाँ पे अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप है, तो अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप जिस हिसाब से होगा, तो यहाँ हम 2 बनाए हैं, ठीक है। अब तीसरा ओवर टाइम भी बना सकते हैं, OT जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आप जो है ओवर टाइम भी बना सकते हैं, हम एब्सेंट और प्रेजेंट 2 ही बनाए हैं, आप ओवर टाइम भी बना सकते हैं इसमें, क्लियर है? यहाँ से जाइएगा और यहाँ से अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप में जाइएगा, है ना, और यहाँ पे जो है पर टाइम भी आप बना सकते हैं यहाँ से, हाँ। और यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। ओवर टाइम किसके आइए में कैट करेगा, प्रोडक्शन। जैसे आप प्रोडक्शन यहाँ पर दबाएंगे, यूनिट बोलेगा कि आपका आवरली करना है, आप आवरली कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको कंपाउंड यूनिट बना करके करना है कि अच्छा भाई, जैसे हम बता रहे थे कि 2 घंटा 10 मिनट काम किया, ऐसा किया, तो आप कंपाउंड यूनिट बना करके आवर ऑफ मिनट्स करके भी कर सकते हैं, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर। ठीक है, तो ये ओवर टाइम भी आप बना सकते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चंस में रहेगा कि जैसे आप कॉन्फ़िगर करने जाएंगे तो रहेगा, अभी मेरे पास एब्सेंट और प्रेजेंट वाला था, इसलिए हम वही बना, ओवर टाइम भी बना सकते हैं। जैसे बना रहे प्रेजेंट, अंडर में रखेंगे प्राइमरी। अब यहाँ पे अटेंडेंस जो टाइप होगा, यहाँ पे हम लोग का अटेंडेंस टाइप जो होगा, एक नया ही आपको दिखाते हैं। प्रेजेंट 1 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 आपको दिख रहा है, ठीक है। अटेंडेंस, लीव विद पे, अटेंडेंस लीव विदाउट पे, प्रोडक्शन, यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइम, ये 4 है। तो ये 4 चीजें हम लोग अलग अलग ये पे डालेंगे, ठीक है। अब ये सब प्रेजेंट हो रहा है, तो प्रेजेंट हो रहा है मतलब अगर वो प्रेजेंट है तो उसका हमको क्या करना है, सैलरी बनाना है ना। तो क्या होगा, लीव विद पे, है ना, लीव विद पे मतलब उसका हम लोग पैसा देंगे, है ना, ठीक है। तो प्रेजेंट हमेशा अटेंडेंस टाइप में कहा जाएगा लीव विद पे, मतलब जितना भी दिन प्रेजेंट रहेगा सबको हम लोग उसको पैसा देंगे, अटेंडेंस के बेसिस पे दे रहे हैं और उसका पेमेंट हम लोग करेंगे। अब क्या होता है, जैसे कि कंपनी में क्या क्या लीव होता है बताइए, तो क्या क्या लीव मिलता है कंपनी में? बाबा सब सो जाता है रे बाबा, हम भी सो जाएंगे कोई दिन बताते बताते। हेलो, अरे क्या क्या छुट्टी में, कोई नहीं हेलो बोलते। हेलो। कौन कौन है लाइन पे बताओ? हाँ सर है। सर पेरोल में अभी नहीं, उसे नहीं पता। गुड गुड गुड, ठीक है। किसी को बताइए और सर। आइडिया? शशि, ये रेवोल्यूशन, शशि, दीपाली, जया, आरएस कंप्यूटर, सौरभ, हाँ एचएस सर। इंटरप्राइजेस, ठीक है। कंपनी में नहीं घुसे हैं आप लोगों को, लीव नहीं मिलता है? हाँ, तुमको मिलता है लीव? तुमको भी नहीं मिलता है, झुंझुना हो जाता है। तो कंपनी में लीव्स मिलते हैं, कैजुअल लीव मिलता है, ठीक है। कैजुअल लीव होता है आपका आकस्मिक छुट्टी, ठीक है।
कैजुअल लीव जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक आपको मिलता है सीक लीव, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं, अर्नड लीव होते हैं। अर्नड लीव मतलब पेड लीव। अगर आप महीने में, जैसे क्या है कि अलग कंपनी का अलग अलग नॉर्म्स रहता है, ठीक है। कोई कंपनी 2 छुट्टी देती है, एक कैजुअल लीव दे रही है, एक आपको सीक लीव दे रही है ना। तो क्वार्टरली आपके हो गए कि कितने, 6 छुट्टी हो गए। हाँ, एक कैजुअल लीव मिलेगा आपको और एक सिक लीव मिलेगा। और ये सारा लीव ईएल होता है। ईएल होता है, ईएल मतलब अर्नड लीव होता है। ईएल मतलब क्या होता है, अर्नड लीव, मतलब इसके पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके पैसे क्या है, आपको पेड करेगी कंपनी अगर आप कैजुअल लीव लेते हो, जो भी आपको अलाउ किया गया है, एक कैजुअल लीव, एक सिक लीव, तो ये 2 दिन छुट्टी लेते हो, ये आपको अर्नड लीव में काउंट होता है। मतलब इसके पैसे आपको कंपनी पेमेंट के, इसका पैसा आपका नहीं कटेगा। क्लियर है। तो अगर हम दिखाएंगे वहां पे कि 29 दिन अब्सेंट, 29 दिन प्रेजेंट हुआ, ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट में डालेंगे तो उसका पैसा उसको मिलेगा, ठीक है। आ रहा बात समझ में, क्लियर है, नहीं समझ रहे आप लोग? अरे क्लियर बाबा, क्लियर क्लियर है, समझ क्लियर। रहे, कंसेप्ट समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझिए। एक हाँ आज का नहीं है, बात है कॉन्फ़िगर करने का। कॉन्सेप्ट ये है, एक मान लीजिए शशि भूषण गोप हमारे एम्प्लॉय है। अब शशि भूषण गोप जो है, उनका सैलरी बनता है, कैलकुलेट होता है 26 दिन के हिसाब से, मोटा मोटी 4 दिन छुट्टी, अभी 26 दिन के हिसाब से उनका हम लोग सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। अब उनको 2 अर्न लीव मिलता है, ईएल मिलता है। हाँ, अब वो मार दिए छुट्टी 2 दिन, 3 दिन छुट्टी मार दी, मान लीजिए 2 दिन तबियत खराब रहा, 1 दिन ये, ठीक है। तो उनका पेड छुट्टी कितना था, 2 दिन था, और 1 दिन क्या था उनका, 1 दिन का पेड लीव नहीं था, टोटल 3 छुट्टी। तो क्या होना चाहिए, 26 दिन में उनको सैलरी जो है वो 23 दिन का मिलना चाहिए, लेकिन उनको सैलरी कितना दिन का मिलेगा, 25 दिन का मिलेगा। हम उनका प्रेजेंट कितना मार्क करेंगे, 25 मार्क करेंगे। आ रहा बात समझ में। और सिर्फ 1 दिन उनका एब्सेंट मार्क करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यस सर। हेलो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बाकी लोगों को, है ना। तो ऐसे आपका वहां पे वो बनता है, जो भी आपको सैलरी बनाएंगे तो वो देखेंगे कि आपका अर्न लीव था या नहीं था। अगर अर्न लीव रहेगा तो आपका वो बने। अब उस पे और एक चीजें क्या होती है, एक फोन आ जाता है मेरा, और मैं ट्रेनिंग के लिए फोन लेते रहता हूं, मतलब बच्चे। एक मिनट, ठीक है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे आपको, हेलो, अर्न लीव के बारे। हाँ, और अर्न लीव जो है, मान के चलिए कि आप क्या होता है कि आप जो है अपना पेड लीव नहीं लिए, समझिए बात को। अभी आपका 2 छुट्टी है, आप जो है 2 छुट्टी नहीं कटवाए, है ना, 2 छुट्टी नहीं कटवाए,
तो अभी का जो है आपका एक क्वार्टर में कितना छुट्टी हो गया, 6 छुट्टी हो गया है ना। अब पूरा दिन प्रेजेंट रहे, पूरा दिन प्रेजेंट रहे कि छुट्टी नहीं मारे, तो उसका जो है पैसा जो है आपको क्वार्टर एंड में आप कैश ले सकते हैं। एक बार आपको क्वार्टर एंड में 6 छुट्टी का पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसको आप कैश करवा सकते हैं। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। हाँ, तो ये आपका अटेंडेंस लीव विद पे डालेंगे, और अगर एब्सेंट होगा तो लीव विदाउट पे, ठीक है, उसको पैसा कुछ नहीं देंगे। ओवर टाइम होगा तो क्या करेंगे, प्रोडक्शन पे। यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप क्या होता है, किसी को आइडिया? यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप क्या होता है? इसमें क्या होता है कि यूजर डिफाइन करेगा, यूजर डिफाइन करेगा, देखिए है ना, कैलेंडर टाइप के हिसाब से देख रहे हैं कि उसका कितना जो है दिन जो है वो प्रेजेंट हुआ है। ये पूरा चीज है यूजर पे रहेगा, ये ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, यूजर मैनुअल हो जाएगा, ठीक है। वो 20 दिन चाहे तो 20 दिन कर सकता है, 25 दिन चाहे तो 25 दिन कर सकता है, 18 दिन चाहे तो 18 दिन कर सकता है, उस हिसाब से यूजर डिफाइन करेगा, ठीक है। ये हो गया, तो यही आपका अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है, वो है आपका पे हेड्स। हेलो, अब आगे हम लोग चल करके देखते हैं हम लोग का जो पे हेड है, हम लोग पे हेड देखेंगे, ठीक है। आप लोग पे हेड क्या क्या बनाइएगा, ठीक है, क्या क्या रहेगा क्वेश्चंस में। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बेसिक सैलरी, ठीक है। अब एक चीज हम आपको बताते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से नोट डाउन भी कीजिएगा कि एक आदमी का, एक एम्प्लॉय का जो सैलरी बनता है, ग्रॉस सैलरी, जितने सारे भी ग्रॉस सैलरी बनता है, सारे के सारे क्या होते हैं, उसके अर्निंग्स होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, उसके अर्निंग्स होते हैं। फिर से हम बता रहे, सारे के सारे उसके अर्निंग्स होते हैं, है ना। और उसी पे जो उसका बेसिक सैलरी होता है, उसी पे उसका सारा चीज कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब क्या क्या चीजें मिलती है बेसिक सैलरी के अलावा, और वो करके एक आपका ग्रॉस सैलरी बनता है। अब इसमें जो कंपनीज रहती है वो क्या करती हैं कि बेसिक सैलरीज जो है कम रखती हैं। क्यों? क्योंकि बाकी जो भी अलाउंसेस मिलता है वो बेसिक सैलरी पे ही मिलता है। तो अगर हम ना बेसिक सैलरीज बढ़ा देंगे तो अलाउंसेस भी उसके हिसाब से बढ़ जाएगा, तो ग्रॉस सैलरी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बेसिक सैलरी कंपनीज जो है कंपैरेटिवली काफी कम रखती है। अब बेसिक सैलरी के साथ साथ क्या क्या अर्निंग्स होता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं ब्रीफ भी कर दूंगा। तो सबसे पहले कंपनी देती है बेसिक सैलरी। मान लीजिए कंपनी ने दिया 5,000 रुपया बेसिक सैलरी किसी को, ठीक है, एक एम्प्लॉय है XYZ, 5,000 रुपया उसका बेसिक सैलरी। अब उसको क्या क्या दे रही है कंपनी, तो ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी क्या क्या अलाउंसेस उसको देती है। बेसिक सैलरी, टीए, डीए, HRA, ठीक है, ये सारे अर्निंग्स हैं। अब बोलिए सर टीए क्या होता है, किसी को आइडिया है व्हाट इज टीए? ट्रेवल अलाउंस होता है। गुड, ट्रैवल अलाउंसेस। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? अब कुछ कंपनी जो है कन्वेनियंस अलाउंसेस भी देती है, तो ट्रैवलिंग अलाउंस एंड कन्वेनियंस अलाउंसेस में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो बताएगा मेरे को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक हम डेप्थ तक घुस करके आपको बता रहे हैं। सिर्फ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताना रहता तो बहुत जल्दी हम लोग कर लेते हैं, बट एक एक चीजें आपको बता रहे हैं कि कन्वेनियंस अलाउंसेस मिलता है हम लोग को, और हम लोग को मिलता है आपका टीए। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों एक तरह से अलाउंसेस है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है ये बताइए थोड़ा सा, बताओ। बेसिक डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस टीए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ठीक है, या ट्रांसपोर्टिंग अलाउंसेस भी बोल सकते हैं इसको, और कन्वेनियंस अलाउंसेस क्या है?
कुछ दिमाग लग रहा है? अब गूगल मत देखे लग जाओ तुम लोग। गूगल देख के बताएगा ना तो हमको भी पता रहता है गूगल में कैसा आंसर है। जो गूगल देख के बताएगा ना तुम जान जाएंगे गूगल देख के बताया। सर टीएस ट्रैवल के लिए रहता है। क्या बताना है सर? तो तुम कौन सा दुनिया में थे जब पढ़ा रहे थे? तो गजब करता है। बेसिक डिफरेंस क्या है? जैसे कंपनी जो है बेसिक सैलरी देती है ना, उसके बाद टीए देती है, डीए देती है, एचआरए देती है। तो मेरा ये बोलना है कि ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया या ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हो गया, उसके बाद एक कन्वीनियंस अलाउंसेस भी मिलता है। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस है क्या, ये बताइएगा। सर इसका मतलब ये होता है ना कि जैसे कंपनी से मतलब मान लीजिए कि ट्रैवलिंग बेसिक डिफरेंस बिटवीन टीए एंड कन्वीनियंस अलाउंसेस, आइडिया है? सर ये सिर्फ ट्रैवल के लिए मिलता है। गुड, और ठीक है। कोई और? शशि गोप रेवोल्यूशन से, सौरभ एचएस से, जया आरएस से, कोई बताना चाहेंगे? मेरे हिसाब से ये प्राइवेट लिमिटेड या कोई नॉर्मल कंपनी के लिए टीए होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कन्वेंस होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं है ना? ये गवर्नमेंट बॉडी एंड प्राइवेट, इसमें कुछ नहीं है। हम बेसिक्स बता रहे क्या है। देखिए, बताइए। जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस बोल रहे हैं या ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस बोल रहे हैं, टीए जो होते हैं, ये खाली क्या दिया जाता है? फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है, जो आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे आप घर से ऑफिस जा रहे हैं या फिर मान लीजिए आप मार्केटिंग का काम करें, तो एक जगह से दूसरी जगह पिकअप पॉइंट है आपका और वहां से ड्रॉप पॉइंट है, तो उसके बीच जो भी डिस्टेंस है उसको अनुमानित मानते हुए आपको पेट्रोल का खर्चा दिया जाता है, या फिर जो ऑटो फेयर है या जो भी उसका बस का फेयर है, जो भी ट्रेन का फेयर है, ये आपको टीए बोलता है। ठीक है, आप कई कंपनी के काम से जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर कहीं पे भी जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो विजिट कर रहे हैं, तो आपको पेट्रोल मिलता है, पर किलोमीटर के हिसाब से मिल सकता है। अगर आपके पास बाइक है, कार है, तो उसमें पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है ना। और उसके बाद फिर आपको अगर मान लीजिए नहीं है तो एक आपको मोटा मोटी एक अमाउंट मिल जाता है, 2000 3000 जो भी, ठीक है। ये डिपेंड करता है टीए की कंपनी कैसे देता है। कंपनी आपको अमाउंट भी दे सकता है और हो सकता है कि बेसिक सैलरी का 10% 20% टीए दे, ये दोनों हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो ये खाली टीए हो गया। कन्वीनियंस अमाउंट कहने का मतलब होता है कि अगर आप जा रहे हैं कहीं, मान के लिए चलिए कि हमको यहाँ से भेजा, कंपनी भेजा, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, हम गवर्नमेंट सरकार के काम से जा रहे हैं पटना, या कंपनी काम से पटना, तो रांची से पटना जा रहे हैं, तो मेरा आने जाने में, रहने में, खाने में, पीने में, टोटल जितना तरह का भी खर्च होता है सबको हम लोग कन्वीनियंस अमाउंट में बोलते हैं। हम सबका बिल देंगे, होटल का बिल देंगे, ट्रैवलिंग का बिल देंगे, खाने का बिल देंगे, रहने का बिल देंगे, जो चीज में हम खर्च किए उसका पूरा का पूरा हमको मिल जाएगा। तो यही बेसिक डिफरेंस था। अब जैसे क्या होता है कि अगर बैंक्स में होता है कि अगर आपके पास बाइक है तो आपको जो है बैंक 21 लीटर फ्यूल का पैसा देती है, ठीक है, 21 लीटर फ्यूल का पैसा देती है। अगर आपके पास कार है तो शायद उसका 40-45 लीटर जो है कार तेल का पैसा देती है। इस तरह से अभी क्या है कि पुलिस स्टेशन है, वहां पे पर जीप के हिसाब से वो लोगों को पेट्रोल मिलता है कि आपको इतना डीजल अलाउंस मिलता है, वो ट्रैवलिंग अलाउंस है। उसमें नहीं कि भैया हम जा गए वहां समोसा कचौड़ी खा लिए, उसका पैसा जोड़ कर भेज दिए, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, टीए और कन्वेंशन अमाउंट। क्लियर है? आगे बढ़े। अब क्या होता है डीए? डीए मतलब क्या होता है तो बताइए, क्या होता है? डी फॉर डोंकी, क्या होता है डीए मतलब? डियरनेस अलाउंस। गुड, वेरी गुड शशि। क्या होता है थोड़ा ब्रीफ करेंगे? सर आगे नहीं पता। कोई बात नहीं। दीपाली, इन्फोटेक, शशि, देखिए डीएनएस अलाउंस क्या होता है? डीएनएस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता, ठीक है। अब क्या है कि डे टू डे बेसिस पे देखिए कि महंगाई बढ़ रहा है, तो देखिएगा कि चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय, उनका डीए में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। कि अरे कुछ नहीं, बेसिक सैलरी भले इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, लेकिन क्या कर दे रहा है गवर्नमेंट, डीए इंक्रीमेंट कर रहा है। डीए में 10% इंक्रीमेंट कर दिया, 11% इंक्रीमेंट कर दिया, 12% इंक्रीमेंट कर दिया, समझ रहे हैं आप, है ना। तो डीए को बढ़ा देता है वो लोग।
महंगाई भत्ता, ये महंगाई भत्ता इसीलिए दिया जाता है क्योंकि महंगाई समाज में डे टू डे बेसिस पे बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से जो उसका एम्प्लॉय है उसका रहन सहन पे, उसका जो सामाजिक जीवन है उस पर प्रभाव ना पड़े, वो अच्छे से मतलब वो अपना सर्वाइवल कर सके। क्लियर है? इसके लिए डेयरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता दिया जाता है। और ये जो है मैक्सिमम तौर पे ऐसा नहीं है, ये इंडिविजुअल भी बढ़ता है ना, ऐसा नहीं कि बेसिक सैलरी बढ़ेगा फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा, ऐसा नहीं। कभी कभी डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता जो होता है वो ही इंडिविजुअल भी बढ़ा दिया जाता है। क्लियर है? तो हम लोग टीए जान गए, कन्वेंस अमाउंट अलाउंस जान गए, डीए जान गए। एचआरए क्या होता है? व्हाट इज एचआरए? हाउस रेंट अलाउंस सर। अरे फुल फॉर्म नहीं बताने बोलो तो हम भी जान रहे यार, जब करते तो थोड़ा और बताओ। और सर वो रहने का जो मिलता है ना हाउस रेंट का, वो गुड होता है गुड कंपनी तरफ से। हम्म। तो एचआरए देखो, एचआरए जो होता है जिसको हाउस रेंट अलाउंसेस बोलते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जहां पे भी हम लोग को रहने का भत्ता मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको क्वार्टर्स अलाउट होते हैं, है ना। अगर आप क्वार्टर्स ले रहे हैं तो आपको एचआरए जो होता है नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एचआरए जो होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। हम लोग जो शहर है ना, शहर, हाँ, तो उसके हिसाब से मिलता है। एक्स वाई और जेड, ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। महानगर, उसके बाद तुम्हारा जो मीडियम नगर हो गया, जैसे जो नॉर्मल सा छोटा शहर, ठीक है। एक्स वाई जेड कैटेगरीज में बांटा गया। तो एक्स वाई जेड कैटेगरीज में क्या होता है कि एक्स कैटेगरीज में जिसका पॉपुलेशन जो होता है 50 लाख एंड अबव होता है, वाई कैटेगरी में 5 लाख से 50 लाख, ठीक है ना। और जेड कैटेगरी में कौन सा शहर आते हैं जिनका जो जनसंख्या है 5 लाख से कम होता है। ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फिर से बता दे रहे हैं, एक्स कैटेगरी में कौन होता है? महानगर, ठीक है, जिसका जो जनसंख्या है 50 लाख या उससे ऊपर है ना। वाई कैटेगरी में क्या होता है तुम्हारा? 5 लाख से 50 लाख, ठीक है। और जेड कैटेगरी में क्या होता है? 5 लाख से कम, वैसे शहर जिनकी जनसंख्या 5 लाख से कम। अब रांची कौन सा कैटेगरी में आता है बताओ? उठा के फटक देंगे तुमको। रांची वाई कैटेगरी में आता है। रांची का आबादी लगभग 30 लाख के आसपास है। कोई तुम लोग जीके जी सब सड़ा हुआ है, तो भाग जाओ तुम लोग दुनिया छोड़ दो, तुम संन्यास ले लो। रांची वाई कैटेगरी में आता है। रांची का आबादी 30 लाख का। हम लोग बोलते हैं रांची महानगर, बट एक्चुअली में महानगर नहीं है अभी, ठीक है। महानगर होने में टाइम लगेगा। अब उसका स्लैब क्या है कि अब जाहिर सा बात है कि जो बड़ा शहर है, महानगर है, वहां पे हर चीज का खर्चा ज्यादा होगा। तो वहां पे पहले जो स्लैब था वो 30% था कि अगर आप एक सिटीज में रहते हैं महानगर में, तो आपको एचआरए कितना मिलेगा बेसिक सैलरी का? 30%। हंसते रहता है खाली। उसके बाद वाई कैटेगरी में कितना मिलेगा? 20%। और जेड कैटेगरी में कितना मिलेगा आपका? 10%। लेकिन जो सेवंथ पे कमीशन आया उसके बाद इसमें चेंजेस किया गया, और जो रिवाइज रेट है वो आपको बता दे रहे हैं कि अभी जो है रिवाइज रेट है, एक्स कैटेगरीज का जो भी शहर है उस पे एचआरए 24% मिलेगा, वाई कैटेगरी में 16% मिलेगा, और जेड कैटेगरी में 8% मिलेगा। क्लियर है? हेलो, यस सर। क्लियर है सर? क्लियर सर। क्या यस बताओ? यस क्या बताओ? अभी क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ क्या है एचआरए, कैसे कैसे मिलता है? बताओ बताओ जया, आरएस कंप्यूटर। हाँ सर। हाँ, एचआरए कैसे कैसे मिलता है, कैसे कैसे अलॉट होता है, बताइए। जेड में 10% था पहले, अभी 8%। हेलो, क्या कर रहे हो बताओ? ये सत्यनारायण भगवान का कथा चल रहा है? हाँ, एग्जाम होगा उसके बाद पता चलेगा।
क्यों नहीं जवाब आ रहा? बाकी लोग बताइए क्या क्या है, एचआरए कैसे कैलकुलेट होता है? हाँ शशि बताइए। एचआरए एक पता है। हाँ शशि सर उसमें फॉर्मूला लगेगा सर। हेलो, फॉर्मूला लगेगा। टैली ओपन कीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। कंप्यूटेड टैली में ओपन कीजिए ना, बता दे रहे हैं कैसे होगा। तो ठीक है, हम नॉर्मल चीज पूछ रहे हैं, हम अभी फॉर्मूला लगाने नहीं, नॉर्मल कंसेप्ट पूछ रहे हैं। हाँ सर, एक मतलब बेसिक का 30% लगेगा सर उससे। हाँ वही चीज पूछे ना, तो वही चीज बताना कि सर ये आपका शहर वाइज जो है कैटेगराइज है, और ये शहर में इतना मिलता है, एक्स कैटेगरी है, वाई कैटेगरी, यही चीज है। अभी उनका वो करके इम्प्लीमेंट करना थोड़ी है, जो बेसिक्स बताए उसको बताइए, ठीक है। अभी देखिए बेसिक सैलरी जो है, यहाँ पे पे हेड जो है आपका टाइप क्या होगा, अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉय होगा, क्योंकि सारा का सारा अर्निंग्स है। इनकम टैक्स क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अंडर जो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा आपका, प्रोडक्शन का केस में होगा इसीलिए हम डायरेक्ट कर दिए। अगर प्रोडक्शन का केस में होगा फैक्ट्रीज रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और अगर फैक्ट्रीज नहीं है, नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी है या अदर कोई कंपनी है, तो फिर आपका वहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा, हाँ करेगा। पे स्लिप में क्या दिखना चाहिए, बेसिक सैलरी दिखना चाहिए। कैलकुलेशन टाइप ऑन अटेंडेंस होगा, ठीक है। अटेंडेंस लीव पे नॉट एप्लीकेबल, लीव अगर नहीं लेगा तो एब्सेंट मार्क करेंगे। कैलकुलेशन पीरियड मंथ रहेगा, और कैसे कैलकुलेट होगा, एज पर कैलेंडर पीरियड होगा, ठीक है। तो ये हम लोग इसका बेसिक सैलरी का हेड। अभी जैसे हम आपको बताए हैं कन्वीनियंस अलाउंस, देखिए ये भी अर्निंग्स होगा, ये भी सेम होगा ये, लेकिन आपका जो होगा कैलकुलेशन टाइप फ्लैट रेट पे होगा। जैसे हम आपको कन्वेंशन अलाउंस बता रहे थे ना, ये क्या होता है कि मैनुअली फ्लैट रेट पे होता है कि भाई ठीक है, हम लमसम अमाउंट तुमको दे देंगे, 1800 दे दिए, ठीक है, या चलो तुमको 2000 पकड़ के चलो, वहां का खर्चा तुम कर, क्योंकि लमसम अमाउंट होता है जनरली, ये कोई फिक्स नहीं रहता कि इसका इतना ही परसेंट आपको देना है, ये पहले से यूजर डिफाइंड कैलकुलेटेड नहीं रहता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए एचआरए भी दे रहा है आपका, ठीक है। अब ये पहले वाला स्लैब है, इसीलिए इसमें 30% दिखा रहा है। अभी क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि आपका जो है कैसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन टाइम हम लोग कंप्यूटेड वैल्यू में रखेंगे। अब यहाँ पे कंप्यूटेड वैल्यू कैसे होगा, स्पेसिफिक फार्मूला से होगा। स्पेसिफिक फार्मूला में याद रखिएगा कि जो आपका कैलकुलेट होगा एचआरए, वो आपका हमेशा सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी पे ही होगा, और कुछ ऐड नहीं होगा। यहाँ पे दिया हुआ 30%, क्योंकि एक शहर पे था, अभी अगर करेंगे तो 24% होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम आपको बताएं बेसिक सैलरी, कन्वेंस अलाउंस बताएं, आपको एचआरए बताएं, आप पीए जोड़ सकते हैं, उसमें डीए जोड़ सकते हैं, ये सारे के सारे आपके अर्निंग्स हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग तो हम लोग हो गया ग्रॉस सैलरी बन रहा जो भी है। अब हम लोग का डिडक्शन होगा। डिडक्शन में आपका बहुत तरह का डिडक्शन होता है। अब जो कुछ चीजें हैं डिडक्शन में, क्या क्या डिडक्ट हो सकता है, पीएफ हो सकता है आपका, ईएसआई हो सकता है आपका, प्रोफेशनल टैक्स कट सकता है, इनकम टैक्स कट सकता है, तो ये सब आपका डिडक्शन होता है। क्या क्या डिडक्शन है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास जो डिडक्शन है हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि डिडक्शन कितना होता है, अभी कंट्रीब्यूशन जो होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि हम पीएफ कटवा रहे हैं अपना, ठीक है, 1200 कटवा रहे हैं, 1000 रुपये कटवा रहे हैं, एक परसेंटेज स्लैब रहता है, वो भी दिखा देंगे आपको। तो जो एम्प्लॉयर रहता है, जो हमको सैलरी दे रहा है, एम्प्लॉय हो गया हम लोग, एम्प्लॉयर हो गया जो हमको सैलरी दे रहा है, उसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है, और वो जो है आपको जुड़ करके जो है आपको एक बार जब आप जॉब छोड़ते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम आपको मिलता है। जैसे कि आप मान लीजिए अपना 1000 रुपये कटा रहे हैं, तो कंपनी भी जो है आपको उतना कंट्रीब्यूशन करेगी, ठीक है, कुछ उसका परसेंटेज। तो कितना कंट्रीब्यूशन होता है इसको देखेंगे धीरे धीरे।
तो पीएफ एम्प्लॉय डिडक्शन ये क्या होगा, एम्प्लॉय का स्टैट्यूटरी डिडक्शन होगा, ठीक है, कि स्टैट्यूटरी का पार्ट है। स्टैट्यूटरी टाइप क्या होगा, पीएफ अकाउंट नंबर अकाउंट 1 होगा। ये क्या है हमारे लिए, करंट लायबिलिटीज है हमारे लिए, ठीक है, ये हमको कटवाना है, लायबिलिटीज है। नेम क्या रहेगा पे स्लिप में, यही होगा। और कैलकुलेशन टाइप एज कंप्यूटेड वैल्यू, और ये भी आपका बेसिक सैलरी पे ही आपका पीएफ कैलकुलेट। अब इसमें क्या चीज है, दो चीजें इसको समझना पड़ेगा कि अगर किसी बंदे का सैलरी 15,000 तक है, अप टू 15,000, तो उसको 12% जो है पीएफ जो है ये मैक्सिमम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब कंपनी का रूल है कि भाई 12% कटाना है। अरे बात समझ में, 15,000 का 12% कितना होता है, बता कितना होता है 15,000 का 12%? हम भाग जाएंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे हम, लेकिन भाग जाएंगे, संन्यास ले लेंगे हम, लग रहा है हम संन्यास ले लेंगे। 1800 सर। नया ट्रेनर चाहिए, लग रहा है तुम लोग को नया ट्रेनर चाहिए, बोर हो गया तुम लोग। हेलो, इतना स्लो जवाब क्यों आता है? 1800 हाँ 1800 हाँ, सर तो ये 12% भी होगा सर, वो क्या बोल रहे थे? 18% है, 18,000 18,000 1800 होगा उसका। हाँ हाँ शशि क्या बोल रहा है? वो नहीं पता, बेसिक सैलरी का 12% पीएफ करता है ना, वो बोल रहे थे हम। हाँ हाँ, ये मैक्सिमम है, ठीक है, ये मैक्सिमम है, बट ये कंपनी का नॉर्म्स होता है। कंपनी कोशिश कर, जैसे हम लोग का कंपनी है, ठीक है, हम लोग कंपनी क्या करती है कि पीएफ जो है थोड़ा सा हम लोग का कम कटता है, क्योंकि जितना ज्यादा वो कटवाएगा पीएफ, कंट्रीब्यूशन भी तो बढ़ेगा ना उसका, समझ रहे ना बात, इसलिए पीएफ का अमाउंट को कम रखती है, ठीक है, अलग अलग। और ये मैक्सिमम है 12%, लेकिन जब ऐसे लड़ने मत लग जाना कि सर 12% है, ठीक है, डिडक्शन, ठीक है, ये आप अपना कटवा सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 12% आप कटवा सकते हैं, आप चाहे 10% भी कटवा सकते हैं, 8% भी कटवा सकते हैं, ठीक है, जितना आपका मैक्सिमम 12%, ठीक है। अगर 15,000 तक है तो ठीक है, 15,000 से जैसे ही आपका ऊपर चला जाएगा तो फिर वो वैल्यू में आ जाता है, आप कितना भी उसमें फिर वैल्यू में आप कटवा सकते हैं, ठीक है, जो भी है आपका मन, ये स्लैब है, क्या हो गया। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का रिडक्शन तो हो गया, अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा पीएफ पे, ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन देखिए कितना है, तो पीएफ का एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 3.67% है। ये आएगा एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन के अंदर, क्योंकि ये एम्प्लॉयर का स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन है, ये भी किस में जाएगा, पीएफ अकाउंट नंबर 1, अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड हो डायरेक्ट, अदरवाइज इनडायरेक्ट, ये भी कंप्यूटेड वैल्यू होगा। अब इसमें जो है आपका जो है जो फॉर्मूला ये क्या होगा, जो आपका पीएफ का एम्प्लॉय का डिडक्शन है, मतलब मेरा जितना कट रहा है, ठीक है, उसको माइनस क्या करेंगे हम लोग, जो मेरा एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है 8.33% ईपीएस कंट्रीब्यूशन, उसको हम लोग घटाएंगे, ठीक है, ये हो गया, ये पीएफ का हो गया आपका। अब आगे चल के हम लोग ईएसआई का देखेंगे और बाकी कंट्रीब्यूशन वगैरह हम लोग देखेंगे कल, ठीक है, क्योंकि क्या है कि बहुत ज्यादा चीजें आज हम बताएं, तो अभी इतना रहने दीजिए, बाकी कल देखेंगे। और एंट्रीज जो है वो भी हम लोग कल नहीं परसों देखेंगे, जो सेशन होगा, तो उसमें पूरा और पेरोल के बारे में पूरा एंट्रीज वगैरह दिखाएंगे, कैसे प्रोडक्शन का होता है, कैसे पेरोल को फिलअप किया जाता है, ऑटो फिल वगैरह, और फिर पेरोल कंप्लीट करेंगे हम लोग। क्लियर है? हेलो, क्लियर है सर। अभी तक जो भी चीजें बताएं, देखिए क्या है, बताने का हम और भी आगे बता सकते हैं, लेकिन क्या है कि सब हौच-पौच हो जाएगा, आपके पास कम कंटेंट रहे, लेकिन ब्रेकअप में पढ़िए, है ना, एक साथ पढ़ लेंगे, पता चला बहुत सारी चीज दिमाग में घूम रहा है, कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा है ना। तो अभी तक जो पता है वो कंस्ट्रक्टेड वे में उसको तैयार करके रखिए, हम क्वेश्चंस बना करके आपसे पूछेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सेशन करेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट है, कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ किसी को है, कुछ पूछना है किसी को भी? हेलो, नहीं सर। क्लियर है? क्लियर है? अब एक आध चीज हम और बता देते हैं, ऐड कर देते हैं। एक होता है आपका ग्रेच्युटी अमाउंट, कभी सुने ग्रेच्युटी अमाउंट? कोई बता देते हैं, ग्रेच्युटी अमाउंट तुम सुने हो? ग्रेच्युटी बोलते हो उसको,
नहीं सुना है? क्यों नहीं सुना है? क्या होता है शशि, बताइएगा। अच्छा वो याद आ जाता है कुछ कुछ। ग्रेजुटी अमाउंट क्या होता है? बताओ शशि। नहीं पता सर। यस दीपाली? नहीं पता सर। है मेरे प्यारे वतन, गाना गाए क्या? गाना वाना गाने देंगे हम। देखो ये एक तरह से ग्रेजुटी अमाउंट जो होता है, एक तरह से क्या होता है कि आपका जो अच्छा बिहेवियर है, आपका जो कंपनी को लेके जो डेडिकेशन होता है, आप कहीं पे भी आपका गलती नहीं है, मतलब एक तरह से बोला जाए कि आपका जो चरित्र है या आपका जो डेडिकेशन है काम को लेकर के, कंपनी को लेकर, उस पे मिलता है। अभी क्या होता है कि मान लीजिए एक आदमी रिटायर करता है, कंपनी छोड़ता है, तो अगर वो किसी भी कंपनी में मिनिमम 5 साल काम करता है तो उसको ग्रेजुटी अमाउंट कंपनी देता है, एक तरह से बोलो कि आभार व्यक्त करने के लिए, है ना, रिवॉर्ड समझ सकते हो। अब ये होता है कैसे, तो मान के चलिए कि एक बंदा जो है 5 साल काम किया, अब उसका लास्ट ड्रॉन जो भी सैलरी था उसका, तो ग्रेजुटी अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, एक आदमी है उसका हम दिखा देते हैं आपको, जैसे कैसे बनता है एक्सेल शीट में आपको। देखो फिजिकल जगह 500 मत, फिजिकल वाला जो लोग आता है ना बहुत हंसता है इधर। तो देखो एक बार हम बता, इसको थोड़ा सा चलेगा। ठीक है, तो ग्रेजुटी अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, आप एक टू डालेंगे। अब मान के चलिए कि आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी है 15,000 रुपया, ठीक है, अभी जो आप उठा रहे थे 15,000 रुपया, आप लास्ट ड्रॉन सैलरी आप उठा रहे थे, ठीक है, हाँ, इनटू कितना करेंगे हम लोग, 15 करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30, तो 7,500 रुपया हुआ, ठीक है, आ रहा बात समझ में, है ना? सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट। तो ग्रेजुटी अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू 15, ठीक है, उसके बाद 15 दिन का मतलब मिलता है 15, ये कैलकुलेशन है, उसके बाद यहाँ से इंटू करेंगे, मान के लिए चलिए आपका लास्ट सैलरी कितना था, 20,000 रुपया, ठीक है, 20,000 आपका लास्ट सैलरी हो गया। उसके बाद आपका वर्किंग टेन्योर कितना था, वर्किंग टेन्योर मतलब आपने मान के चलिए 5 साल काम किया, तो हम 5 साल इसको गुना करेंगे, गुना 5, ठीक है, उसके बाद डिवाइड करेंगे हम लोग 30 से, 30। ठीक है, तो आपका 50,000 रुपये, 50 दिख रहा है ना भाई, 50,000 रुपये आपको ग्रेजुटी अमाउंट मिलेगा, समझ रहे? हेलो, क्लियर है ये ग्रेजुटी अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है? क्लियर है। क्लियर है, तो 50,000 रुपया मिलेगा 5 साल अगर काम करते, 20,000 रुपया सैलरी है, तो ये सब फायदा है ना? तो ये सारी चीज हम इसीलिए बता रहे ताकि आप जो है किसी का कन्फिगर कीजिएगा तो बोल दिया कि मेरा एम्प्लॉय है सर, इसको ग्रेजुटी भी देना है, मान के चलो आप छोड़ रहा है, इसका कितना ग्रेजुटी हो रहा है कैलकुलेट करके फटाक से बता दीजिएगा, है ना? तो ये सारी चीजें हैं आपको। अब अभी तक हम जो भी चीज बताए आपको, चाहे थ्योरी बताएं, चाहे आपको प्रैक्टिकल में जो भी चीजें बताएं, पेयर्स वगैरह बनाने, जो भी कन्फिगरेशन हो, इसमें कहीं पे भी दिक्कत है, डाउट्स है, कुछ ऐसा चीज है जो समझ में नहीं आया, सर एक बार फिर से बता दीजिए, ऐसा कुछ। जया
क्वेश्चन कुछ है आपका? हाँ सर है हाँ पूछिए। सर। हाउस रेंट वाला जो बताए थे आप HRA, तो उसका हाँ। कैटेगरी सर एक बार बता दीजिएगा। XYZ वाला कैसे कैटेगरी बता तो आप दें? बता थे ना कि कितना परसेंट? हाँ देखिए, हाउस रेंट अलाउंसेस को ना जो है आपका ये आपको बेसिक सैलरी पे मिलता है, ये कैलकुलेट होगा बेसिक सैलरी पे। अब 3 शहर है XYZ, तो पहले का जो स्लैब था, एक जो कैटेगरी में जो शहर आता है महानगर इसको बोलते हैं, 50 लाख से ऊपर का आबादी। वाइज कैटेगरी में आता है आपका 5 लाख से 50 लाख का आबादी, और जेड में आता है आपका 5 लाख से कम का आबादी। तो अगर आप एक्स कैटेगरी में है, शहर में रह रहे हैं, तो आपको बेसिक सैलरी का 30% मिलता था। वाई कैटेगरी में है तो आपको बेसिक सैलरी का जो है 20% मिलता था, और जेड में 10% मिलता। अभी 7th पे कमीशन लगने के बाद जो नॉर्म से बदल चुका है, एक शहर में जो है सिटी में 24% मिलेगा बेसिक सैलरी का, वाई में आपको 16% मिलेगा, और जेड में 8%। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और कोई डाउट? शशि, जया, सौरभ? नहीं सर। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और जो है बाकी जो पेरोल है वो एंट्रीज के साथ फाइनल करेंगे हम लोग परसों। ठीक है शशि? ओके सर।